नमस्कार, द मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। द मीडिया हाउस के सीनियर पत्रकार साथी हमारे साथ है इंद्रपाल चहार जी और नरेश सरवावा जी। स्वागत है सर आप लोगों का। धन्यवाद। आज हरियाणा में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट बंद करने की बात हो, किसान आंदोलन हो या फिर राजनीति से जुड़े मुद्दे हों। आज विधानसभा का सत्र चला, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इंद्रपाल जी क्या कहना है इस पर आपका? अनूप जी देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव आया है इसका सबको पता था कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन सबके मन में ये था कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है लाया क्यों गया। इसको आप जो 2024 में 2 चुनाव होने हैं, लोकसभा और विधानसभा के, उनसे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव में मुद्दे उठते हैं। आज अगर जेजेपी की बात करें, निर्दलीय विधायकों की बात करें, भाजपा की बात करें, इनमें से जेजेपी और निर्दलीय जो विधायक हैं वो अपने आप को एक प्रकार से किसानों के साथ जोड़ना चाहते हैं और ये दिखाते हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, मेरा मानना है कि वो बीजेपी के खिलाफ न लाकर एक प्रकार से जो निर्दलीय विधायक और जो जेजेपी है उनके लिए लाए हैं, क्योंकि इनका जो जेजेपी का और निर्दलीय विधायकों का जो वोट है वो भाजपा के साथ जाएगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये नीति है ये दिखाने की कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उसमें जेजेपी और जो निर्दलीय विधायक थे ये किसानों के साथ नहीं थे, ये इसमें सरकार के साथ खड़े थे। जी, किसान आंदोलन चला हुआ है नरेश जी, और किसान आंदोलन शुरू होते ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। कितना प्रभाव जनजीवन, जो आम जनजीवन है, उस पर आप मान रहे हैं, विद्यार्थियों पर और तमाम लोगों पर? देखिए अनूप जी, ऐसा है, इंटरनेट सेवा की अगर हम बात करें, इंटरनेट से बहुत सी ऐसी कनेक्टिविटी बनी हुई है। आम लोगों की अगर हम बात करें या फिर किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो तमाम जितने भी क्षेत्र है सभी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आज जिस प्रकार से ये कहा जाए कि एक तरफ मोदी जी जहां कह रहे हैं कि कैशलेस भारत को बढ़ावा दिया जाए, वहीं इंटरनेट सेवाएं बाधित करके हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है। आज आम लोगों की जेब में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है जिससे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, और जब इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई है तो वो किस प्रकार से इस कैशलेस सुविधा का आनंद उठा पाएंगे, कैसे लाभ है वो ले पाएंगे। इसके अलावा जो छात्र होते हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके जो एग्जाम है वो बिल्कुल सर पर है। तो साथ के साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य है और जो अन्य भी कई प्रकार की जो चीजें हैं, तमाम जो चीजें हैं वो बाधित हुई है। और इंटरनेट सेवा का जो बंद करने का एक ये कह सकते कि फैसला लिया है, वो कहीं ना कहीं बड़े घरानों को फायदा दे करके आम लोगों को घाटे में ले जाने की एक शुरुआत हम कह सकते हैं कि आम लोगों को पीछे धकेलने की ये शुरुआत इस सरकार के द्वारा की गई है। इंद्रपाल जी, लगातार किसानों की बैठकों का दौर चला हुआ है, बहुत सारे बड़े फैसले लिए गए जिसमें ट्रैक्टर मार्च का फैसला लिया गया है, तो इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है? अनूप जी, आज बैठक हुई है किसान नेताओं की, और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी मीडिया को और आम आदमी को किसान नेताओं ने दी है, और उसमें कुछ से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले किसान नेताओं ने लिए हैं जो आगे आने वाले दिनों में किसान आंदोलन को भी प्रभावित करेंगे और जनता का ध्यान भी आकर्षित करेंगे। इसमें जो पहला फैसला है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, गृह मंत्री अनिल विज और गृह मंत्री जो भारत के हैं अमित शाह, उनके इस्तीफे मांगे गए हैं। पहला जो इसमें निर्णय लिया गया है, मांग की गई है। जो दूसरा निर्णय लिया गया है उसमें कल 23 फरवरी को मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मनोहर लाल और अनिल विज के पुतले किसानों द्वारा फूंके जाएंगे। 26 फरवरी को ट्रैक्टर परेड पूरे भारत में निकाली जाएगी। जितने भी मुख्य मार्ग हैं, हाईवे हम उनको बोल सकते हैं, उन पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको दिखाई देंगे 26 फरवरी को। इसके साथ साथ आंदोलन में जो शहीद हुए हैं शुभकर्ण, उनके परिवार के लिए 1 करोड़ के अनुदान की, या मुआवजा आप कह सकते हैं, उसकी मांग की गई है। और आगे जो निर्णय लेंगे किसान आंदोलन से संबंधित, उसके लिए मुख्य जो किसान नेता हैं उनको लिया गया है और कमेटी का गठन इसमें किया गया है। और ऐसा लगता है कि किसान नेता बहुत लंबा इस आंदोलन को लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया है, 14 मार्च को रामलीला मैदान में नई दिल्ली में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे
भारतवर्ष के किसानों को आमंत्रित किया गया है। जी एक बार मैं भी इस बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए अनूप जी, लगभग 4 दौर की बातें हो चुकी है और 5वें दौर की बात के लिए किसानों को निमंत्रण जो है वो दिया गया था, लेकिन किसान नेताओं ने ये कहा है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है। मुझे नहीं लगता कि ये किसान आंदोलन इतना लंबा चल पाएगा। हो सकता है कि भविष्य में ज्यादा लंबा भी चल जाए, क्योंकि पिछले किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो लगभग 13 महीने चला था। लेकिन इस बार जो मुख्य जो बात है वो ये है कि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर है, जिसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि ये किसान आंदोलन इतना लंबा चल पाएगा। और जो ये बड़े फैसले किसानों के द्वारा लिए जा रहे हैं, ये हो सकता है कि उस समय तक तो पहुंच जाए, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले कई ऐसी बातें जो निकल करके सामने आ जाए कि इनको इन फैसलों में बदलाव जो है वो करना पड़ जाए। नरेश जी, आपने आंदोलन की बात की। आंदोलन में अब कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से रैलियां भी रखी गई थी जी। 18 फरवरी की थी, 22 फरवरी, 2 मार्च की भी नरेश सेलवाल विधायक जो पूर्व विधायक है उकलाने को, तो इन पर क्या प्रभाव, क्योंकि धारा 144 लगभग बहुत सारे जिलों में लग चुकी है और हिसार में तो है ही। बिल्कुल। देखिए अनूप जी, मैं बताना चाहूंगा कि धारा 144 जहां भी लगा दी जाती है तो उसका मुख्य जो काम होता है वो यही होता है कि ज्यादा लोग एकत्रित वहां पर ना हो। और जी बिल्कुल। और रैली की अगर हम बात करें तो रैली में तो हजारों लोग भीड़ के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन उकलाना की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से नरेश सेलवाल ने एक पहले कुलेरी गांव के अंदर जो रैली की थी, उस रैली में बहुत ही ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी और उससे कहीं ना कहीं बड़ी रैली ये आयोजित करने का एक नरेश सेलवाल का प्लान था। हो सकता है कि धारा 144 के मद्देनजर ये रैली जो है पोस्टपोन कर दी जाए, और जैसे कि इंद्रपाल जी एक बार बता भी रहे थे कि 1-2 रैलियां जो है वो पोस्टपोन भी हो चुकी है। अनूप जी, इसमें 18 फरवरी की बहुत बड़ी रैली किलायत में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में होनी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश के द्वारा इस रैली का आयोजन किया जाना था, लेकिन रैली से सिर्फ एक दिन पहले कुर्सी भी लग गई थी और जो कैथल के डीसी हैं उन्होंने इसकी अनुमति जयप्रकाश को नहीं दी। और आज अभी जो खबर आई है उसमें 24 फरवरी को नरवाना में रैली होनी थी कांग्रेस की, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और 2 मार्च की जो नरेश सेलवाल की रैली थी उस पर भी मुझे लगता है कि संकट के बादल छा गए हैं। जी, आज अगर हम विधानसभा सत्र की बात करें तो उसमें दादा और पोता आपस में नोक झोंक करते नजर आए। दादा पोता तो आप जानते ही हैं, दुष्यंत चौटाला और रामकुमार गौतम जी दोनों के, तो इसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने इस्तीफा तक देने की बात कर दी। जब भी आप उन्होंने दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आप 35,000 वोटों की बात करते हैं, अगर ऐसा है तो आप इस्तीफा दें। देखिए अनूप जी, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो रामकुमार गौतम और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जब रामकुमार गौतम भाजपा के विधायक थे और कांग्रेस की सरकार थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफी काम नारनौल में करवाए थे, बीजेपी का विधायक होने जब गौतम थे। और अब भी हो सकता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, ये भी जो दादा गौतम और दुष्यंत का आपने किस्सा बताया, हो सकता है इसमें भी थोड़ा बहुत भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोल हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने थोड़ा दादा गौतम को उकसा दिया हो कि आप विधानसभा में ये दिखाएं और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें जो इसकी वीडियो है वो भी वायरल होंगी और ये नया मुद्दा भी जनता को मिल जाएगा। मैं दोनों साथियों से एक कमेंट चाहूंगा कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, उस पर आप अपने विचार जो रखें। पहले नरेश जी आप बताएं। जी बिल्कुल। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि कल ही ये गठबंधन हुआ है, हालांकि कई दिनों से इसके प्रयास जारी थे लेकिन बात सिरे नहीं चल रही थी। एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को 15 सीटों का लास्ट ऑफर दिया गया था कि 15 सीटों पर आप चुनाव लड़ लीजिए, इसके अलावा जितनी भी सीटें हैं वो अन्य जो दलों का गठबंधन होगा उनको दे दी जाएगी। लेकिन ये बात सिरे नहीं चढ़ी और इसके साथ साथ में जो खड़गे जी है उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। इसके बाद जो प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी ने इस बात को सिरे चढ़ाने का काम किया और ये गठबंधन जो है बिल्कुल बरकरार रखने का काम किया। ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो बरकरार रखने की कोशिश की है और इस गठबंधन के अंदर 17 सीटें जो कि फाइनल कर दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और 1 सीट जो आजाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो पार्टी बनाई है उनको दे दी गई है। इसके अलावा 62 जो सीटें बचती है वो 62 की 62 सीटें समाजवादी पार्टी
अपने हिस्से में रख करके चुनाव लड़ेगी। आपको क्या लगता है इंद्रपाल जी, कितना फायदा कांग्रेस को होगा और बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए अनूप जी, फायदा और नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस समय चुनाव होंगे लोकसभा के, उस समय स्थिति क्या होगी। आज के जो राजनेता हैं अवसरवादी हैं। जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे और रिजल्ट नहीं आए थे, उस समय तक यह आम धारणा बन गई थी कि जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत कड़ी टक्कर भाजपा को देगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी, उसके बाद ममता बनर्जी के भी सुर बदल गए। उन्होंने भी कहा कि बंगाल में मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। एक बार तो बिल्कुल हो गया था कि इंडिया गठबंधन का कोई नामो निशान ही नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी ने इसमें विशेष अपना योगदान देते हुए एक विशेष रणनीति के तहत अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की या कांग्रेस की कह सकते हैं रणनीति है कि एक साथ ये सभी नहीं आएंगे, एक एक करके इनको साथ लाया जा सकता है। इसमें जो पहला कदम है वो उत्तर प्रदेश में, जैसा कि नरेश जी ने बताया, वो हो गया है। और इसमें जो अगली कड़ी है वो आपकी दिल्ली की होगी। दिल्ली के बारे में जहाँ तक खबर है कि हो सकता है कि 2 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े। और इसके बाद पंजाब में भी और हो सकता है कि आप और कांग्रेस का हरियाणा में भी हो सकता है। तो इसका प्रभाव तो उस समय जो परिस्थितियां इनका आप और सपा और कांग्रेस का देख के हो सकता है कि धीरे धीरे वही का इंडिया गठबंधन तो शायद ना आए, लेकिन और भी कई जो दल हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो हो सकता है कि इनेलो भी इसमें शामिल हो जाए। तो ये तो उस समय देखा जाएगा कि इसमें इंडिया गठबंधन में चुनाव के समय कुल कितने दल आते हैं, इस पे निर्भर करेगा। जी बिल्कुल है अनूप जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आजाद समाज पार्टी को जो टिकट ऑफर की गई है वो शायद बिजनौर की टिकट है। और बिजनौर एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां से मायावती पहली बार चुन करके आई थी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने काम किया था। आज की अगर हम बात करें तो आज आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया है चंद्रशेखर आजाद रावण, उनको उसी सीट से लड़वाने के लिए उनको ये टिकट दी गई है। चलो मैं लास्ट में दोनों से ही एक कमेंट चाहूंगा कि आज जो किसान आंदोलन चला हुआ है, इसका हरियाणा में खास करके हरियाणा पंजाब का ज्यादा आंदोलन है ये, तो लोकसभा चुनाव पे इसका क्या प्रभाव रह सकता है, आप अपना? बिल्कुल अनूप जी, देखिए आंदोलन चाहे किसी भी प्रकार का हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो, व्यापारी वर्ग का हो, वो कहीं ना कहीं असर तो डालने का काम करता है। लेकिन चुनाव सर पर है और उस समय पर आंदोलन होना, हालांकि आंदोलन तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इस समय जो चुनाव के दौरान, ये कहे कि चुनाव से बिल्कुल कुछ समय पहले ये आंदोलन की शुरुआत हुई है। हालांकि सभी जो किसान नेता है उनकी राय नहीं ली गई है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस प्रकार से आज की प्रेस वार्ता थी, संयुक्त किसान मोर्चा की जो प्रेस वार्ता थी, उनकी एक मीटिंग भी थी प्रेस वार्ता से पहले, उन्होंने तमाम वो इंतजाम किए हैं, तमाम वो उन पहलुओं पर बात की है कि जिस के कारण पहले के जो आंदोलन है वो सफल नहीं हो पाए हैं और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे का आंदोलन लड़ा जाए, उस पर रणनीति जो है वो बनाने का काम किया है। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो असर ये लोकसभा चुनाव पर बिल्कुल डालने का काम करेगा। अनूप जी, किसान आंदोलन ने हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पहले भी निभाई है, चाहे वो कादमा का कांड हो, कंडेला का कांड हो, बहुत से ऐसे कांड हुए हैं और उसके बाद हरियाणा की राजनीति में बहुत परिवर्तन हुए हैं। कंडेला कांड के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला दोबारा सत्ता में नहीं आए, तो आंदोलनों का बहुत बड़ा रोल किसान आंदोलनों का हरियाणा की राजनीति में रहता है। लेकिन इस बार किसान नेताओं ने जो सबसे बड़ी गलती की, वो अपने आप को किसान नहीं रख पाए। पीछे पंचायत के चुनाव हुए थे, इसमें जितने किसान नेता थे, बहुत से नेताओं ने सरपंची के चुनाव लड़े, बहुत से नेताओं ने जिला परिषद के चुनाव लड़े और बहुत से नेताओं ने टिकट के भी दावे अब किए हैं। और हरियाणा की अगर बात करें तो गुरनाम सिंह चुटुनी है, वो उनके अब भी नहीं समझ में आ रही है कि वो एक नेता की बजाय अगर किसान नेता रहेंगे तो बहुत बड़ा उनका नाम होगा। लेकिन आज उनके दिमाग में पार्टी बनाने की है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वो पार्टी बनाएं और हो सकता है कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन भी हो जाए। अगर किसान नेता इन चीजों को पीछे छोड़ दें, खुद को नेता साबित करने के छोड़ दें और केवल किसान की लड़ाई लड़ें, तो हरियाणा में किसान आंदोलन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।
जी, ये थे हमारे साथ इंद्रपाल जी और नरेश जी, जिन्होंने आज ज्वलंत मुद्दों को लेकर समीक्षा की। आपको आज की समीक्षा कैसी लगी, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और दीजिए इजाजत। नमस्कार।